गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यू की सीरीज में 14 जुलाई के करंट अफेयर्स हम कवर करने वाले हैं और इन करंट अफेयर्स को हम एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। इसके अलावा जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसमें स्पेक्ट्रम थ्रू एमसीक्यू की सीरीज को आप चेकआउट कर सकते हैं और एनिमेशन सीरीज को चेकआउट कर सकते हैं। ये उनके लिए ही बेनिफिशियल है जो लोग वीडियो के थ्रू पूरी इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करना चाहते हैं। मार्किंग स्कीम को देख लेते हैं एक बार। अगर अपर टू ब्रैकेट्स में आपका स्कोर आता है तो उसे सेफ जोन माना जाता है, नीचे के जो ब्रैकेट्स हैं उसे डेंजर जोन माना जाता है। और आपको कोशिश यही करनी है कि आप अपने मार्क्स को डेंजर जोन में अगर फॉल करें तो धीरे धीरे अपर ब्रैकेट्स में लेके आइए, क्योंकि देखिए अगर मोर देन इक्वल टू 60% स्कोर करेंगे तभी जो है प्रीलिम्स क्रैक होने के जो चांसेस हैं वो अच्छे खासे आपके बनेंगे और मेंस की तैयारी आप बिना किसी टेंशन के कर पाएंगे। अगर स्कोर 100 के आसपास रहता है तो अगेन आप उसी तरीके से एक दुविधा में पड़ जाएंगे कि मेंस की तैयारी करें या ना करें। हो सकता है प्रीलिम्स क्रैक होगा, हो सकता है नहीं होगा, तो वो एक अच्छी सिचुएशन नहीं होती है। तो कोशिश करिए 10 से 15 मार्क्स अगर ज़्यादा भी ले आएंगे थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करके तो डेफिनेटली एक श्योरिटी जो है वो आ जाएगी। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट रंजीत सववन। रंजीत सववन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट या कौन सा कथन सही है? 3 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, वन बाय वन देखते हैं। पहली कहती है इट्स अ टाइप ऑफ वीट इंट्रोड्यूस्ड इन 2018। जो रंजीत सववन है ये एक टाइप की गेहूं की प्रकार है जिसे 2018 में लॉन्च किया गया था। इट इज़ डेवलप्ड बाय ICAR, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एंड IRRI। तो इसे ICAR एंड IRRI ने इंट्रोड्यूस किया। हो सकता है इट्स अ फ्लड रेजिस्टेंट वीट टाइप। ये गेहूं की वो प्रकार है जो जिसके अंदर बाढ़ प्रतिरोधक क्षमता होती है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए रिसेंटली अभी हुआ क्या है, असम के अंदर एक गोलाघाट करके जगह है, यहाँ पर जो फ्लड रेजिस्टेंट पेडी की एक टाइप होती है जो रंजीत सववन है, और इसके अलावा एक और टाइप है ये भी आपकी फ्लड रेजिस्टेंट टाइप है। इसको यहाँ पे हार्वेस्ट करने की कोशिश करी गई है। और यहाँ पे तो ऑफ कोर्स ये जो टाइप है ये वीट की टाइप नहीं है, इवन तो इसको 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इट्स अ टाइप ऑफ पेडी। पेडी का एक प्रकार है जो कि फ्लड रेजिस्टेंट है। तो तीसरी और पहली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। अब बात करते हैं कि इसे डेवलप किसने किया, तो इसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और साथ में ही मनीला बेस्ड इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 2009 में ही डेवलप किया था। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है आपकी वो ठीक है, पहली और तीसरी जो है वो आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। चलते हैं पेडी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो राइस की ही बात कर रहा है। पूछा गया कि राइस को लेके कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन है, इस तरीके से चीज़ें आ जाती है। देखिए जो यहाँ पे अभी हमने क्वेश्चन देखा था पीछे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये तो आपका करंट से रिलेटेड था, लेकिन जो चीज़ें करंट में होती है वही कहीं ना कहीं आपके स्टैटिक सब्जेक्ट से भी रिलेट करती हैं। तो क्योंकि करंट के अंदर एक ऐसी पेडी की टाइप की बात करी गई है जो कि फ्लड रेजिस्टेंट है, तो हो सकता है कि स्टैटिक पोर्शन से भी, मतलब ज्योग्राफी वाले पोर्शन से भी, एग्रीकल्चर वाले पोर्शन से भी राइस के बारे में कोई चीज़ आपसे पूछ ली जाए। तो जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं वो इस तरीके से करिए कि करंट के अंदर जो चीज़ दी गई है उसको ज़्यादा आपको फोकस देके पढ़ना है, अगर वही टॉपिक स्टैटिक में एग्जिस्ट करता है। सेम चीज़ पॉलिटी पे भी अप्लाई होती है और सेम चीज़ आपकी हिस्ट्री के अंदर भी अप्लाई होती है। चलते हैं देखते हैं इसके बारे में। इट्स अ खरीफ क्रॉप। राइस के बारे में कहा गया कि ये खरीफ क्रॉप है। आपको पता है एक खरीफ होती है, रबी होती है, तो इनमें से कौन सी है ये? इट रिक्वायर्स एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर। इसके अंदर जो सालाना रेनफॉल चाहिए होती है वो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए होती है। इट नीड्स टेम्परेचर बिलो 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेस का इसके अंदर टेम्परेचर चाहिए होता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए तो यहाँ पे पहले देखते हैं क्या एक खरीफ टाइप की क्रॉप है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ठीक है, जो राइस है वो खरीफ टाइप की क्रॉप है। अगर मैं आपको बताऊं कि लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट्स कौन कौन से हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा इसको उगाया जाता है, तो वो है आपके वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड पंजाब। ये आपके लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है। और ऐसे स्टेट जहाँ पे हाई यील्डिंग स्टेट्स कहा जा सकता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा यील्ड निकलती है इसकी, उसमें है पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा। ठीक है। और वेस्ट बंगाल में आपको पता है कि प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, कंजम्पशन भी ज़्यादा है, और वहाँ पर खासतौर पे वेरियस टाइप्स के जो पेडी है वो उगाई जाती है, जैसे औस है, अमन है, बोरो है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी पूछे जा सकते हैं कि इसमें से पेडी की टाइप कौन सी है, ये कहाँ पे उगाई जाती है। और अगर बात करी जाए इंडिया के अंदर, क्योंकि कंजम्पशन ज़्यादा है, इट्स अ स्टेबल फूड, तो यहाँ पे इंडिया जो है वर्ल्ड का 21.6% ऑफ राइस प्रोडक्शन करता है। तो पूरे आप देख सकते हैं कि 1/5 से भी ज़्यादा वर्ल्ड के अंदर जितना प्रोडक्शन होता है वो इंडिया से जाता है। तो यहाँ पे वर्ल्ड के रैंक की बात करी जाए तो इंडिया सेकंड नंबर पे आता है आफ्टर चाइना। तो चाइना में फर्स्ट नंबर पे राइस जो है वो यहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है, देन सेकंड पे इंडिया है। क्या इसके लिए रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए होती है? तो येस, सेकंड स्टेटमेंट आपकी ठीक है। इसके लिए पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो भी इसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो थोड़ा आप ये देख सकते हैं कि विंटर लाइक
सिचुएशन इसके लिए काम नहीं करती, समर लाइक सिचुएशन काम करती है। तो टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए तीसरी स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। आंसर हमारा हो जाएगा ए। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3 नेट ग्रिड के बारे में। आई होप आपने नेट ग्रिड का जो क्वेश्चन था एक मेंस के पर्सपेक्टिव से हमने डिस्कस किया था, एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर, वो आपने चेकआउट कर लिया होगा और डेफिनेटली वो देखा होगा, तो इसको आंसर करना आसान हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। पहली स्टेटमेंट कहती है नेट ग्रिड को लेकर आपको बताने कौन सी करेक्ट है। एन MOU इज साइन बिटवीन NCRB एंड नेट ग्रिड। एक MOU जो है वो साइन किया गया है किस किस के बीच में, NCRB और नेट ग्रिड के बीच में। नेट ग्रिड सीक्स टू बिकम द वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज टू एक्सेस डेटाबेस। नेट ग्रिड जो होगा बेसिकली एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन कह सकते हैं आप, वन स्टॉप सेंटर कह सकते हैं, ये एक तरीके का बन जाएगा ताकि वेरियस जो एजेंसीज हैं वो डेटा को एक्सेस कर पाए। हो सकता है द प्रोजेक्ट फर्स्ट कंसेप्चुलाइज अंडर द होम मिनिस्टर अमित शाह। तो ये फर्स्ट टाइम जब कंसेप्चुलाइज किया गया किसके अंडर में किया गया, हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उनके अंडर में किया गया। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, रिसेंटली अभी न्यूज़ थी कि नेट ग्रिड जो है इसको 2020 तक हमने बेसिकली जो डेट दी गई है वो 31 दिसंबर 2020 है हमें कंप्लीट करने, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इस प्रोजेक्ट। 2009 में कंसेप्चुलाइज किया गया था ये अंडर द देन मिनिस्टर मिस्टर P चिदम्बरम। उनके टाइम का ये जो प्रोजेक्ट है चलता हो रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन अभी दोबारा से इसके ऊपर बात होनी शुरू हो गई है और चांसेस हैं कि अब जो है ये बाय द एंड ऑफ दिस ईयर कंप्लीट कर दिया जाएगा। रिसेंटली न्यूज़ में इस वजह से था क्योंकि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और नेट ग्रिड के बीच में एक MOU साइन हुआ है। 14,000 पुलिस स्टेशन जो होते हैं उनको कनेक्ट किया जाएगा, उनका जो डेटा है वो नेट ग्रिड के द्वारा एक्सेस किया जाएगा और वेरियस एजेंसीज जो होती हैं वो इस डेटा को एक्सेस कर पाएंगी। जैसे हमारे यहाँ पे वेरियस एजेंसियाँ, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, तो ये जो एजेंसीज है ये नेट ग्रिड के थ्रू डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। और नेट ग्रिड जो है वेरियस अदर एजेंसीज है जैसे कि टेलीकॉम हो गया, रेलवे हो गया, एयरवेज हो गया, यहाँ से डेटा को उठाएगा। तो यहाँ पे अगर हम सेकंड स्टेप की बात करते हैं, सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो ये भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे वेरियस सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो डेटाबेस को करेक्ट करेगी, यहाँ पे एक्सेस करेगी। और यहाँ पे तीसरी स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है क्योंकि ये 2009 में मिस्टर P चिदम्बरम के टाइम से कंसेप्चुलाइज किया गया। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे, आंसर हमारा हो जाएगा D। तो इसके कंसर्निंग जो मेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाया गया वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, कल ही अपलोड किया गया था उसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन इज अपॉइंटेड ऑन किलिंग ऑफ विकास दुबे। तो ये क्वेश्चन देखिए वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, UPSC के अंदर नहीं पूछे जा सकते हैं, हो सकता है PCS के अंदर पूछ लिया जाए। नेवरदलेस फॉर नॉलेज पर्पस ये बनाया गया कि आपको पता होना चाहिए इस इंसिडेंट के बारे में, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें इंटरव्यूज़ में पूछी जा सकती हैं कि अगर मान लीजिए आप IPS के लिए आपका फर्स्ट ऑप्शन है तो आप पूछा जा सकता है कि इस चीज़ के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, आपको लगता है कि एनकाउंटर्स होने चाहिए नहीं होने चाहिए। तो ये चीज़ें इंटरव्यू के पॉइंट पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए आपको जो इन्स एंड आउट्स हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के वो पता होने चाहिए कि कौन सी कमीशन बनी थी, कितने लोग थे कमीशन में, तो ये सब चीज़ें की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये जो कमीशन बनी गई है, सोचिए जल्दी से कौन सी कमीशन बनाई गई है। चलिए, तो रिटायर्ड इलाहाबाद हाईकोर्ट जज शशिकांत अग्रवाल, उनको हेड बनाया गया कमीशन का, जो कि 2 महीने में अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट करेंगे। तो आंसर हमारा हो जाएगा D। चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओफियोकोरिडेसिप्स साइनेसिस AKA हिमालयन वाइगरा कम्स अंडर IUCN लिस्ट अंडर विच कैटेगरी। अभी ये जो पर्टिकुलर स्पीसीज है ये न्यूज़ में थी और इसीलिए पूछा गया IUCN का इसका स्टेटस क्या है। पूछा जा सकता है क्या ये वल्नरेबल है, एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, नन ऑफ द अबव। सोचिए क्या आंसर होगा। ओफियोकोरिडेसिप्स साइनेसिस, जिसको हिमालयन वाइगरा भी कहते हैं, ये IUCN की किस लिस्ट के अंदर आता है। चलिए, तो इसे वल्नरेबल कैटेगरी में डाला गया है। रिसेंटली न्यूज़ में इस वजह से थी क्योंकि इसकी ज़्यादा हार्वेस्टिंग होने की वजह से जो इसका बेसिकली क्वांटम है वो 30% तक रिड्यूस हो गया पिछले 15 सालों की बात करें तो। ठीक है, अब इसको और किस नाम से जाना जाता है, इसे कीड़ा ज़ादी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड में इसे कीड़ा ज़ादी के नाम से जाना जाता है क्योंकि कीड़े की तरह दिखता है, कुछ इस तरीके से दिखता है, देखिए। और इसके अलावा अगर बात करें कहाँ कहाँ पे मिलता है, तो चाइना है, इंडिया है, साथ में भूटान है। तो ये हिमालय से रिलेटेड जो आपकी कंट्रीज़ हैं, नेपाल है, यहाँ पे ये पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट आइटोलिजुमाब। आइटोलिजुमाब के बारे में कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। 3 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, 1 बाय 1 देखते हैं। पहली कहती है आइटोलिजुमाब इज अ ड्रग
यूज टू ट्रीट सीवियर क्रॉनिक प्लाक सोराइसिस। तो जो आइटोलिजुमाब है ये एक तरीके की ड्रग है जो किसको ट्रीट करती है, सोराइसिस ट्रीट करती है, हो सकता है। आइटोलिजुमाब इज फॉर इमरजेंसी यूज ओनली इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम, CSS को डील करने के लिए। साथ में ही जो मॉडरेट लेवल का होता है, मॉडरेट टू सीवियर लेवल का एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसीज सिंड्रोम को यहाँ पे ट्रीट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, हो सकता है। इट विल बी मैन्युफैक्चर्ड एंड फॉर्मुलेटेड एज एन इंट्रावेनस इंजेक्शन एट द बायो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में इसे IV टाइप से मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज रिसेंटली ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने जो आइटोलिजुमैब है इसको इसलिए अलाउ कर दिया कि रिस्ट्रिक्टेड इसका आप यूज़ कर सकते हैं या इमरजेंसी सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में कोविड-19 के केसेस के अंदर आइटोलिजुमैब को हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस मेडिसिन को यहाँ पे यूज़ करने के लिए कह दिया, बेसिकली इट्स एन इंजेक्शन। तो इस वजह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन है वहाँ पर, क्या ये ड्रग है? यस, इट्स अ ड्रग जिसको कि सोराइसिस के केस के अंदर यूज़ किया जाता है, और इसके अलावा इसे साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम के केस में, ARDS दैट इज एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के केस के अंदर भी, पेशेंट्स के अंदर भी इसे यूज़ किया जा सकता है। इंट्रावेनस इंजेक्शन है, तो बेसिकली इसकी टाइप बता रहे कि इसे कैसे एडमिनिस्टर किया जाता है, और इसकी जो बायो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो बेंगलुरु के अंदर है। तो तीनों स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है, आंसर हमारा हो जाएगा C। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट क्वाइजू 11 रॉकेट। तो क्वाइजू 11 रॉकेट के बारे में बात करी गई है, दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं, इट्स अ लो कॉस्ट सॉलिड फ्यूल कैरियर रॉकेट। तो ये लो कॉस्ट रॉकेट है और इसके अंदर सॉलिड फ्यूल का यूज़ किया जाता है, हो सकता है। इसका जो लॉन्च है वो किसके द्वारा किया गया था, इसका जो लॉन्च है इट वॉज ऑपरेटेड बाय कमर्शियल लॉन्च फर्म एक्सपेस। तो एक्सपेस जो कमर्शियल एक फर्म है उसने इसको ऑपरेट किया था। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो जो चाइनीज़ रॉकेट है क्वाइजू 11, जिसे KZ-11 भी कहा जाता है, ठीक है, ये बेसिकली अभी रिसेंटली न्यूज़ में था क्योंकि ये फेल हो गया मेल फंक्शनिंग की वजह से। दोनों जो सैटेलाइट्स इसके अंदर जो पेलोड थे वो भी ये नहीं पहुंचा पाया अपनी जगह पे, अपनी डेस्टिनेशन पे। तो डिज़ाइन किस लिए किया गया था, इसे डिज़ाइन किया गया था लो अर्थ सन सिंक्रोनस ऑर्बिट सैटेलाइट्स के लिए, ठीक है। क्या लो कॉस्ट सॉलिड फ्यूल कैरियर रॉकेट है, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल आपकी ठीक है। साथ में ही एक्सपेस जो है उसके द्वारा ऑपरेट किया गया, तो दूसरी स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है। याद आपको यही रखना है, क्वेश्चन अगर आएगा तो इस वजह से ही आएगा क्योंकि रिसेंटली इसका एक फेलियर हुआ है, इस वजह से प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। आंसर हो जाएगा B, कुछ इस तरीके से ये दिखता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि फास्टैग के बारे में पूछा गया। फास्टैग के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? पहली स्टेटमेंट कहती है फास्टैग वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2017 एज एन इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम। 2017 में इसको लॉन्च किया गया था ताकि इलेक्ट्रॉनिकली टोल्स के ऊपर पैसा कलेक्ट किया जा सके। इट इज ऑपरेटेड बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI अंडर द सुपरविजन ऑफ MORTH। तो NHAI ने इसे लॉन्च किया है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। नेक्स्ट, द टैग यूजेस ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी एंड इज फिक्स्ड ऑन द विंड स्क्रीन ऑफ द व्हीकल वंस एक्टिव। तो ये जो है पर्टिकुलर पूरी टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है, वायरलेस टेक्नोलॉजी को, और विंड स्क्रीन जो होती है, फ्रंट स्क्रीन जो होती है आपकी गाड़ी की, वहाँ पे इसे फिक्स किया जाता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, न्यूज़ में इस वजह से था बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने अभी डिसाइड किया है कि जब फिटनेस सर्टिफिकेट जो होगा वो इशू किया जाएगा किसी भी गाड़ी को, किसी भी व्हीकल को, तो उसकी फास्टैग की डिटेल जो है वो भी रजिस्ट्रेशन करके वो भी कैप्चर कर ली जाएगी और सेव कर ली जाएगी। इस वजह से न्यूज़ में था, इसलिए फास्टैग पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2017 में इसे एज एन इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम के तौर पर इसे स्टार्ट किया गया था, और स्टार्ट किसने किया था? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑपरेट करती है अंडर द सुपरविजन ऑफ MORTH। बात करी जाए इसके अंदर टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ होती है, इसके अंदर RFID की टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, रेडियो फ्रिक्वेंसी की, लेकिन ब्लूटूथ जो है वो इनकरेक्ट है यहाँ पर। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा B। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कुछ इस तरीके से होता है, आपको पता है कि फ्रंट स्क्रीन पे आपका फास्टैग का जो स्टिकर होता है वो लगा होता है, जिसे सामने यहाँ से RFID टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए रीड किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि RCF सेफ्रोला के बारे में। तो RCF सेफ्रोला पूछा गया कि ये क्या है। आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा, न्यूज़ के अंदर काफ़ी टाइम से अपीयर हो रहा है पिछले 3-4 दिनों से। क्या ये कोविड लाइक वायरस है? क्या कोविड वैक्सीन है? क्या ये कोई एक न्यू टाइप का N95 मास्क है, या फिर हैंड क्लींजिंग जेल है? सोचिए क्या आंसर है, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो RCF क्या है पहले तो देख लेते हैं। RCF एक मिनी रत्ना कंपनी है जिसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंडर आती है। और अभी आपको पता है कोविड-19 की वजह से देयर वाज लॉट ऑफ डिमांड ऑफ हैंड सैनिटाइजर्स। तो इन्होंने जो आपका राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर, एक नई टाइप का एल्कोहल बेस्ड हैंड क्लींजिंग जेल जो है वो बनाया, वो मैं दिखाता हूँ आपको। सो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे D। कुछ इस तरीके से दिखता है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज गिवन CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 इन कॉर्पोरेट एक्सीलेंस कैटेगरी। PCS के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और UPSC में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ITC ने कॉर्पोरेट एक्सीलेंस कैटेगरी के अंदर जो सस्टेनेबिलिटी अवार्ड है 2019 के लिए वो दिया है? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो ये जो सस्टेनेबिलिटी अवार्ड दिया गया, ये NTPC को दिया गया है 2019 के लिए, और किस कैटेगरी में? सस्टेनेबिलिटी की कैटेगरी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कैटेगरी के अंदर। इंडिया का लार्जेस्ट पावर कॉर्पोरेशन है ये, जिसको 1975 में एस्टैब्लिश किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। विद इन 2 मिनट्स में हम इसे अब क्विकली रिवाइज करें। चलिए, तो सबसे पहले हमने देखा था रंजीत सब 1 के बारे में। तो ये किसकी टाइप थी? एक पैडी की टाइप है, वीट की टाइप नहीं है, जिसे ICAR और IRRI ने डेवलप किया रिसेंटली। असम के अंदर जो गोलाघाट रीजन है, जहाँ पे बाढ़ जो है वो आती रहती है, वहाँ पर इस पैडी को जो है कल्टीवेट किया गया है ताकि बाढ़ का उनके ऊपर प्रभाव ना पड़े। इसके बाद हमने देखा था राइस के बारे में। राइस के बारे में है कि क्या है, किस टाइप की क्रॉप है। ये खरीफ टाइप की क्रॉप है जिसके लिए 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल की जरूरत पड़ती है। टेम्परेचर 25 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट्स में वेस्ट बंगाल थे, UP, पंजाब हैं, और हाई यील्डिंग स्टेट में आपका पंजाब, तमिलनाडु और हरियाणा है। वेरियस टाइप्स हमने यहाँ पे डिस्कस करी थी, जैसे ओस है, अमन है, बोरो है। इंडिया के अंदर बात करी जाए तो 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स जितना प्रोडक्शन करता है उतना हमारे यहाँ होता है। पहले नंबर पर चाइना करता है, दूसरे नंबर पर इंडिया करता है। इसके बाद डिस्कशन हुआ था नेट ग्रिड के बारे में। नेट ग्रिड में अभी एक MOU जो है वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के साथ साइन किया गया है। इसके अंदर 14,000 स्टेशन को इंटीग्रेट करके जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करी जाएगी नेट ग्रिड को, और नेट ग्रिड से इन्फॉर्मेशन कौन लेगा? IBN, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। नेट ग्रिड जो है वन स्टॉप सेंटर बन जाएगा। इसके बाद कंसेप्चुलाइज किसने किया था इस पूरे कॉन्सेप्ट को? 2009 में P. चिदम्बरम ने। और अभी ऐसी बात करी जा रही है कि अंडर द होम मिनिस्टर, द प्रेजेंट होम मिनिस्टर अमित शाह के अंडर में 31 दिसंबर 2020 तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसके बाद हमने देखा था विकास दुबे के बारे में। यहाँ पे शशिकांत अग्रवाल की कमेटी बनी है, इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। देन हमने डिस्कस किया था IUCN की कैटेगरी, जो हिमालयन वाइगरा किसके अंदर आता है? तो यहाँ पे वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। इसे कीड़ा जादी भी कहते हैं उत्तराखंड के अंदर। और यहाँ पे ज़्यादा हार्वेस्ट होने की वजह से पिछले 15 साल में 30% इसका डिक्लाइन देखा गया है। तो हिमालयन के आसपास की जो कंट्रीज हैं, चाहे वो चाइना हो, भूटान हो, नेपाल, इंडिया, यहाँ पर ये पाया जाता है, कुछ इस तरीके से दिखता है। फिर हमने देखा था आइटोलिजुमैब के बारे में। आइटोलिजुमैब जो है एक ड्रग है जो कि सोराइसिस के केस में यूज़ करी जाती है। इवन साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम के अंदर और ARDS के अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है। इंट्रावेनस इंजेक्शन के तौर पे इसे दिया जाता है। और अभी जो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है उसने कहा है कि रिस्ट्रिक्टेड और इमरजेंसी यूज़ के अंदर COVID-19 के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। फिर इसके बाद हमने देखा था क्वाइजो 11 रॉकेट के बारे में, जो कि चाइना का रॉकेट है, सॉलिड फ्यूल पे चलता है, ये लो कॉस्ट है और अभी रिसेंटली एक फेलियर इसके अंदर देखा गया है। सैटेलाइट कहाँ डालेगा? ये सैटेलाइट लो अर्थ एंड सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर डालने के लिए जाना जाता है। फिर इसके बाद हमने देखा था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 फास्टैग के बारे में। फास्टैग से रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे ने कहा था कि फास्टैग की जो इन्फॉर्मेशन है वो हम कैप्चर करेंगे जब भी गाड़ी को फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। RFID टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है और ऑपरेट किया जाता है NHAI के द्वारा अंडर द सुपरविजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था RCF सेफ्रोला के बारे में। तो RCF सेफ्रोला में RCF क्या है? इट इज़ राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर, जो कि एक मिनी रत्ना कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर काम करती है। और आपको पता ही है COVID-19 के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा कंपनीज आ गई थी जिसने अपने अपने हैंड सैनिटाइजर्स जो थे वो बनाने शुरू कर दिए थे। तो यहाँ पे मिनी रत्ना कंपनी ने भी COVID-19 को काउंटर करने के लिए एक हैंड सैनिटाइजर कह सकते हैं, हैंड क्लींजिंग जेल कह सकते हैं, वो बनाया है। कुछ इस तरीके से ये दिखता है। देन लास्ट में हमने देखा था CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड, जो कि NTPC को दिया गया है। 1975 में इसे बनाया गया था। इसको जो हमारी लार्जेस्ट पावर कॉर्पोरेशन है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो हमारे 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। जो मार्क्स है अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए। कोई भी आपका डाउट है तो टेलीग्राम पे आप उस डाउट को क्लैरिफाई करा सकते हैं। साथ में ही जो बेल आइकन है वो प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस चाहे वो स्पेक्ट्रम के हों या फिर इंडियन पॉलिटी के हों वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। अदरवाइज नोटिफिकेशंस नहीं मिलेगा तो वीडियो आपका मिस हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव